हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं इस वीक के अंदर सूजस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। जो इस वीक की 1 तारीख से 7 तारीख तक की जो भी सूजस है उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम दैनिक भास्कर आज का जो है पत्रिका है और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो सबको सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इन दिनों चल रही है, 3-4 दिन में डीजी फेस्ट चल रहा है। डीजी फेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। अब सबसे पहले उस पॉलिसी को देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में AIML पॉलिसी आई है। AIML पॉलिसी का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पॉलिसी आई है। कि राजस्थान सरकार अगले अगले आने वाले टाइम के अंदर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे काम करेगी, इसकी पॉलिसी लॉन्च हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है नेशनल लेवल पे, AI लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या किया गया है? AIML पॉलिसी के अंदर क्या है? सबसे पहले ये अभी लॉन्च हुई है तो कौन से प्रोग्राम के अंदर लॉन्च हुई है हमें ये पता होना चाहिए। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट सबमिट चल रही है अभी। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट सबमिट कहाँ पे चल रही है? जयपुर के अंदर चल रही है। जयपुर के अंदर क्या 4 से 6 तारीख तक राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट सबमिट प्लस डीजी फेस्ट चल रहा है। इसके अंदर ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अंदर AI लिटरेसी प्रोग्राम भी हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर AIML पॉलिसी के अंदर मेन पॉइंट क्या है? सर इन्होंने क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि हम जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसके अनुसार आगे बढ़ने के उद्देश्य से ये AI और ML पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या गया, मिशन में प्रभावी योगदान देने हेतु राजस्थान को आईटी हब बनाने और ITES हब बनाने के रूप में विकसित करने के उद्देश्य है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? राजस्थान को एक IT हब बनाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बनाना है और ITES का एक क्लस्टर बनाना है राजस्थान के अंदर, ताकि राजस्थान के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां, और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ई गवर्नेंस के अंदर क्या है? AI को यूज करना। दूसरा क्या है? राजस्थान के AIML पॉलिसी के अंदर सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के ध्यान में रखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी। AI से ई गवर्नेंस को यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पिछले बजट के अंदर आया था कि हम AI के थ्रू ये चेक करेंगे जो एक स्कीम का बेनिफिशियरी है वो दूसरी स्कीम के अंदर ओवरलैप तो नहीं हो रहा। तो AI बता देगा ये लोग ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसके अंदर सरकार एक को डिलीट कर देगी। ठीक है, तीसरा इसके अंदर क्या है? नीति का प्रमुख उद्देश्य, इसका मेन एम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का उत्तरदायी। तो अब इसके अंदर 4-5 पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के डेट में हम देखते हैं सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं, अनएथिकल यूज हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं, डीप फेक बना रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगी ये पॉलिसी। इसके अंदर कहा गया, इसके अंदर क्या है? रेस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी AI बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे, प्लस नैतिक, नैतिक मतलब एथिकल AI। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर सुरक्षित उपयोग। सुरक्षित उपयोग मतलब साइबर क्रिमिनल्स इसको AI को यूज करके साइबर एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन नहीं करें। तो इसके अंदर कहा गया है कि AI कैसा होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल, एथिकल और सुरक्षित। उत्तरदायी का होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर नैतिक होना चाहिए, और तीसरा सुरक्षित AI के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसको AI को क्या है? सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित और पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए यूज करेंगे। तो सार्वजनिक वितरण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को AI की हेल्प से और अच्छा बेहतर बनाएंगे, ताकि सर्विस बहुत जल्दी मिले लोगों को, सर्विस टाइम पे मिले, प्लस ट्रांसपेरेंट तरीके, पारदर्शिता है सिस्टम के अंदर, प्लस इसके अंदर क्या? नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक हमारी सर्विसेज हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कही गई हैं। इसके अलावा क्या? इससे प्रशासनिक दक्षता मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी लेके आएंगे। AI की टूल से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी कैसे आएंगी? इसके अंदर क्या AI ट्रैक करेगा, अटेंडेंस सिस्टम भी ट्रैक कर सकता है, AI आपकी वर्किंग को भी ट्रैक कर सकता है, AI आपकी फाइल को भी ट्रैक कर सकता है। हर चीज ट्रैक की जा सकती है AI और मशीन लर्निंग से। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बात इनोवेशन को बढ़ाएगा। अब ये था पहला है कि AI का गवर्नेंस के अंदर यूज कैसे होगा। दूसरा AI ML पॉलिसी के अंदर दूसरी बात की गई है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हम AI को प्रमोट करेंगे। तो इसके अंदर लिखा है स्कूल और से कॉलेज तक AI शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ताकि AI के लोग जाने, उसको यूज करना जाने, ताकि उसके अंदर स्टडीज के अंदर यूज करो, रिसर्च के अंदर, हर चीज के अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे थोड़े दिनों पहले रिसर्च के अंदर क्या, कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर AI का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये वाली बात है। तो इसके अंदर AI उपयोग को, संभावनाओं को पहचान करेगा। हर हर डिपार्टमेंट को, प्रत्येक विभाग और अपने अपने कार्य क्षेत्र में AI का यूज कैसे किया जा सकता है
उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो सरकार को रिकमेंडेशन देगा, उसके अनुसार सरकार काम करेगी। आधुनिक डिजिटल एंड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, क्लाउड सर्विसेज, सुरक्षित डाटा स्टोरेज एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए, एआई, एआई के ऊपर काम करने से पहले, एआई मशीन लर्निंग पे काम करने से पहले हमें क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, डिवाइसेस चाहिए। तो सरकार करिए हम डिजिटल कंप्यूटर अवरचना मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। उसके आगे क्या करेंगे, एआई क्लाउड सर्विसेज। एआई क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, जिसके ऊपर सारा डाटा स्टोरेज होता है, ताकि एक जगह, जैसे स्टेट भामा सेंटर है, स्टेट डाटा सेंटर है दमासा, तो वहां पे क्लाउड के ऊपर सारा डाटा एक बार जो भी हमारा एसएसओ आईडी का सारी डिटेल उसके ऊपर सेव रहती है। सुरक्षित डाटा स्टोरेज के बारे में बात की, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए एआई का कोई नया टूल बनाता है कोई आदमी, तो अगले दिन उसको टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। इसको सैंडबॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब एआई को अब सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आईटीआई के अंदर, डिप्लोमा सेंटर्स के अंदर। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को विशेष एआई प्रशिक्षण, जो गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सबको एआई का क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से स्कूल, कॉलेज और शिक्षा के अंदर एआई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर और कंपोनेंट क्या है, एआई से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप होंगे उसको रिप्स के अंदर फायदा मिलेगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंदर। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या है, एआई की साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पे विशेष फोकस। तो एआई के अंदर एआई मशीन लर्निंग पॉलिसी आई है, ऐसी एआई मशीन लर्निंग पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है। उसके अंदर पहली बात तो गवर्नेंस सिस्टम के अंदर एआई को यूज कैसे करेंगे। दूसरा, एजुकेशन के अंदर स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेन करने की बात है। तीसरी क्या, डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई को कैसे यूज करेंगे। नीति के तहत एआई प्रणालियों को पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष, गोपनीय, संरक्षित बनाने के लिए विशेष बल दिया जाएगा। एआई सिस्टम को संभावित पक्षपात को कम करने के लिए एआई के अंदर ये भी बोलते हैं कि एआई के अंदर क्या बायसनेस होती है, अलग अलग रिलीज। जैसे एआई काम किस चीज पे करता है, एआई काम करता है डाटा के ऊपर। आप जैसा डाटा देंगे उसके अंदर, वैसे एआई उसके अंदर काम करेगा। डाटा जो हम इनपुट देते हैं वो भी आदमी के द्वारा लिया गया डाटा है, तो उसके अंदर बायसनेस आती है। तो एआई के डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बायसनेस आती है, ऐसा रिसर्च के अंदर बताया गया था। तो इसके अंदर ये बोल रहा है इस बायसनेस को हम खत्म करेंगे, ठीक है, पक्षपात को खत्म करेंगे एआई के अंदर, डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, डाटा सिक्योरिटी को हम बात करेंगे, निर्णय प्रक्रियाओं को स्पष्टता बनाए रखने के लिए ठोस प्रावधान करेंगे, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर क्लियरिटी लेके आएंगे। अगला क्या है, एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए स्पष्ट। अब एआई को यूज करते हुए मान लो अब हर कोई एआई को यूज करने लगा है, तो साइबर क्रिमिनल्स भी एआई को यूज करेंगे, साइबर क्रिमिनल एआई को यूज करेंगे, तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए भी इस पॉलिसी के अंदर बात की गई है, ठीक है। नीति के तहत प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक, अब इसके अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी खुलेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, आपसे एआई एमएल पॉलिसी लॉन्च कब हुई है, 4 से 6 तारीख को। इसके अंदर क्या है, 4 कंपोनेंट है, स्कूल के अंदर साइबर सिक्योरिटी, डाटा स्टोरेज के अंदर गवर्नेंस से रिलेटेड है, 4 चीजें ये हैं, ठीक। तो ये 4 चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा क्या है, ये होगा एआई एमएल पॉलिसी। इसके अलावा नई एक मिशन लॉन्च किया है। मिशन लॉन्च किसने किया है, इंडिया का राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम, नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, एआई को सरल एंड व्यवहारिक रूप से समझाएगा। एआई, अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब एआई के बारे में लोगों को लिटरेट करेगा, एआई के बारे में लोगों को साक्षर करेगा। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, आम जन के अंदर एआई साक्षरता बनाने, तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए उद्देश्य नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो इस दिन ये याद रखें आप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जा सकती है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, युवा एआई फॉर ऑल। इसके अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्या, युवा एआई फॉर ऑल। इसके अंदर क्या है, युवा एआई फॉर ऑल के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर एक पहला चरण क्या होगा, जिसके अंदर क्या है, 4 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी सभी लोगों को, अपने यूथ को, सभी को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 4 घंटे की ट्रेनिंग। जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है उसको, वो क्या है, युवा एआई फॉर ऑल के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। कोर्स के तहत एआई से सरल एंड व्यवहारिक रूप से समझाया जाएगा, क्रिएटिविटी, प्लानिंग से जीवन के विभिन्न जिम्मेदारी पूर्व उपयोग के बारे में जानकारी दी जाए। तो युवा एआई फॉर ऑल एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। किसके तहत प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसके नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम के तहत चलाया जाएगा। इसके अंदर क्या, युवाओं को 4 घंटे की एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे यूज करना है, कैसे मिस यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंदर।
एआई एमएल नीति को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान एआई पोर्टल भी बनाया जाए। राजस्थान सरकार एक एआई का पोर्टल भी बनाएगी। तो इसके अंदर हम आर्टिकल के अंदर, ये सूजस के अंदर आर्टिकल आया था, इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एआई एमएल पॉलिसी और दूसरा एक मिशन। मिशन का नाम है राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम। एआई एमएल पॉलिसी के अंदर चार कंपोनेंट हमने देखा कि ई गवर्नेंस के अंदर कैसे यूज किया जाएगा एआई को, दूसरा कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट लेवल पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई को कैसे यूज किया जाएगा, तीसरा डेटा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई को कैसे यूज किया जाएगा, और चौथा अलग अलग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाएगी एआई की हेल्प से। एक ये देखा हमने, दूसरा ये देखा हमने एआई राष्ट्रीय एआई लिटरेसी प्रोग्राम चलाया है। राष्ट्रीय एआई लिटरेसी प्रोग्राम के हमने देख लिया, यूथ का एक प्रोग्राम है, इसके अंदर 4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर, इसके अलावा इस दिन क्या हुआ, ये जो अपना रीजनल एआई समिट चल रही है, रीजनल एआई समिट के अंदर एक नया प्रोग्राम और लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर क्या है, 3 लोगों के बीच में एमओयू हुए हैं। ये अपने को याद करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू किस किस के बीच में हुआ है, गूगल के बीच में, आईआईटी दिल्ली के बीच में और एनएलयू जोधपुर के बीच में। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, ये तीनों मिलकर राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर ये। तो ये हमारा सबसे बड़ा अपडेट था इस चीज से रिलेटेड सूजस के अंदर पिछले 7 दिन के अंदर। तो गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर मिलकर एआई एआई एमएल आधारित पायलट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर के माध्यम से जो गवर्नेंस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, क्लाउड और एआई क्रियान्वयन के वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली, एनएलयू और ये थी गूगल। तो हमने ये देखा इसके अंदर एआई सबमिट देख लिया हमने, रीजनल एआई सबमिट के अंदर राजस्थान के अंदर अभी क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस के अंदर आजकल बहुत ज्यादा ये ऑपरेशन एंटीवायरस पिछले साल से चल रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस किस चीज से रिलेटेड है, जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको पकड़ने के लिए एक राजस्थान ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, पुलिस ने एक एंटीवायरस नाम से प्रोग्राम चला रखा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन एंटीवायरस आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है ये शॉर्ट मरीन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। शॉर्ट मरीन कौन है, शॉर्ट मरीन हमारे हॉकी वुमेन्स टीम के कोच बने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए हॉकी वुमेन्स टीम के कोच कौन है, शॉर्ट मरीन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक न्यूज है वर्ल्ड अफेयर्स की, इंटरनेशनल रिलेशन की। ये क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज कौन सी कंट्री ने लेटेस्ट किया है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज को कानूनी रूप से अडॉप्ट कर लिया है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्या है, अगला एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, गुजरात, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला स्लम फ्री शहर कौन सा है। तो ये भी एक छोटा न्यूज है, छोटी सी न्यूज क्या है, तो आपसे पूछ ले भाई हिंदुस्तान के अंदर पहला स्लम फ्री सिटी कौन सी है, तो ये सूरत है। सूरत को डिक्लेयर कर दिया है मिनिस्ट्री ने कि ये स्लम फ्री सिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर का ये क्वेश्चन बनता है। तो पहली सिटी कौन सी है जिसके अंदर स्लम नाम की चीज ही नहीं है, कच्ची बस्ती बिल्कुल देखने को नहीं मिली, वो है सूरत। कौन सी कंट्री ने क्रिप्टो एक्सचेंज को मान्यता दे दी, लीगल टेंडर कर दिया है, वो है तुर्कमेनिस्तान। और हॉकी इंडिया वुमेन्स टीम के नए कोच ने शॉर्ट मरीन। ठीक है, इनके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आजकल न्यूज में चल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है। तो इंडिया ने ये खिताब जीत लिया है। इंडिया ने पहले चाइना के पास था, या अब इंडिया के पास आ गया। इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गया है। ठीक है, ठीक है, जयपुर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जयपुर में, जैसे ठीक है, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट हुई है। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है। अलग अलग सिटी दे देगा, तो इसके अंदर जयपुर के अंदर हुआ है। जयपुर में कहाँ पे, जयपुर के अंदर जेईसीसी के अंदर हुआ है, इसके अंदर रीजनल एआई समिट। ठीक है, 2026 का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है वेनेजुएला से रिलेटेड। वेनेजुएला से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, वेनेजुएला से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेशन का नाम क्या है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजोल्व। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजोल्व किस चीज से रिलेटेड है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका के द्वारा उसको वहां से मतलब अरेस्ट करके अमेरिका की कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला आपसे बात पूछे कि वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा इशू किस चीज से रिलेटेड है, ये सारा इशू इस चीज से रिलेटेड है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल का रिजर्व कहाँ पे, वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के इस प्रेसिडेंट ने मुड्रो ने क्या कर रखा है,
यूएस की कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं कर रखा ट्रेड करने के लिए ऑयल के लिए, और दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज यूएस की हैं, तो इनकी इकोनॉमी सारी की सारी घाटे के अंदर जा रही है। इस इकोनॉमी को उभारने के लिए ट्रम्प चाहता है कि ये वेनेजुएला उसको एक्सेस दे दे उनके ऑयल रिसोर्सेज का, जैसे इराक में उन्होंने पहले लिया था, ईरान के अंदर लेना चाहते हैं, वैसे वेनेजुएला। तो ये प्रेसिडेंट दे नहीं रहा था, तो इन्होंने ये कार्रवाई की है। ठीक है। समुद्र प्रताप क्या है? समुद्र प्रताप किस चीज से रिलेटेड? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है प्रश्न। समुद्र प्रताप क्या है? स्वदेशी क्या है? इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड सर्विस क्या है? जो हमारे कोस्टल एरियाज के अंदर उनको प्रोटेक्ट करती है, एरियाज को, हमारे सी को प्रोटेक्ट करती है, उनको सर्विसेज का नाम है इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड। जैसे बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी, वैसे इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड है। इनको एक नया जहाज मिला है, नई पोर्ट मिला है, नया वो सी, मतलब इनका एक नई वो जहाज मिला है, तो इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित के प्रमोशन पोत मिला है। इसको इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप, समुद्र के अंदर प्रताप। ठीक है। ये क्या करेगा? ये पॉल्यूशन जितने भी होंगे आसपास कोस्टल एरिया के अंदर, कई बार हम एग्जाम न्यूज में देखते हैं कि ऑयल ऑयल समुद्र के अंदर स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल होने के कारण वहां पे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा लॉस होता है, नीचे के एरियाज के अंदर सनलाइट नहीं जाती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या समुद्र प्रताप एक इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड को एक शिप दे दी है, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम में आएगी। पीएम निधि के अंदर क्या है? साल भर के अंदर एक लघु और सीमांत किसान को कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार ने अब इसका कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा के 3,000 रुपए और देगी, तो कुल मिला के पीएम जो प्रधानमंत्री पीएम निधि के अंदर जो किसान को जो रुपए मिलते हैं, 6,000 प्लस 3,000, 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 3,000 रुपए, और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर तो टोटल 9,000 रुपए मिलेंगे एक किसान को। राजस्थान का निवासी होने चाहिए और लघु और सीमांत किसान होना चाहिए। अगला क्या है? माई कैरियर एडवाइजर ऐप। माई कैरियर एडवाइजर ऐप किस चीज से रिलेटेड है? ये सबसे बड़ी न्यूज है, कौन सी? इस डेट को। तो इसके अंदर क्या है? माई कैरियर एडवाइजर ऐप क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सा डिपार्टमेंट है? एनसीईआरटी ने एक ऐप लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी चाहती है बच्चों को माई कैरियर ऐप के थ्रू क्या मिले? जो भी बच्चा लॉग इन करेगा, उस बच्चे को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के हर बच्चे को उसके पूछा जाएगा आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपका एप्टीट्यूड किस चीज से रिलेटेड है, और आपकी वैल्यू किस चीज से रिलेटेड है। 3 तरीके के टेस्ट लेगी ये ऐप। एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, इंटरेस्ट टेस्ट लेगी और वैल्यू टेस्ट लेगी। इन तीनों टेस्ट लेने के बाद में वो बताएगी आपकी इंटरेस्ट, वैल्यू और एप्टीट्यूड के हिसाब से कौन सा कैरियर का पाथ आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो वो आपको अलग अलग कैरियर के बारे में बताएगी। इससे क्या पता चलेगा? कैरियर काउंसलिंग होगी बच्चे को, उसको पता चलेगा अलग अलग एरियाज कौन कौन से हैं। वरना वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उसके अंदर ही साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग और इनके अंदर ही फंस के रह जाता है बच्चा। इन सब चीजों के अंदर नहीं फंसे, इसलिए सरकार ने क्या माई कैरियर एडवाइजर ऐप है। माई कैरियर एडवाइजर ऐप अब इसके अंदर देख लेते हैं। प्रदेश के अंदर क्या है? विद्यार्थियों को भविष्य से लेकर बेहतर तैयारी और सही कैरियर विकल्प चुनने हैं, तो सही कैरियर बिल्कुल ऑप्शन मिल जाएगा तो वो चुनेगा। पर्सनलाइज कैरियर गाइडेंस मिलेगी। माई कैरियर ऐप के ऊपर क्या पर्सनलाइज कैरियर गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी। माई कैरियर एडवाइजर ऐप डाउनलोड करो, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी। ठीक है। ये नवाचार राष्ट्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दिया गया। आपको अलग अलग स्टेटमेंट में दिया जा सकता है भाई किस चीज के अंदर क्या है। हर चीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप चल रही है। विद्यार्थियों की तैयारी के साथ जागरूकता भी बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ठीक है। एआई बेस्ड है या एआई बेस्ड ऐप है। इसके अंदर क्लास 9 से 12 तक के बच्चे बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स प्लस टीचर्स ये सब रजिस्टर्ड करेंगे और उनको काउंसलिंग दी जाएगी। इसकी ऐप का डेवलपमेंट किसने किया? एजुकेशन मिनिस्ट्री प्लस एनसीईआरटी पी एस एस सी आई वी। ठीक है। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता के हिसाब, कौशल के हिसाब से इनको क्या है अपनी कैरियर गाइडेंस मिलेगी। एडवाइजर ऐप के साथ राज्य के प्रत्येक स्टूडेंट, हमारे सरकार का राजस्थान गवर्नमेंट का एम है राजस्थान के हर स्टूडेंट इसके ऊपर लॉगिन करे और अपने कैरियर से लेकर गाइडेंस ले। बिना डिग्री के जो विकल्प का भी उपलब्ध है इसके अंदर, जो जिस बच्चे के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी इसके अंदर लॉगिन करके अपने ऑप्शन देख सकता है अपनी स्किल के हिसाब से। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है उसको। ठीक है। प्रोफाइल तैयार होगी, इसके अंदर हर बच्चे की एक प्रोफाइल तैयार की जाएगी, उसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें ले रखी हैं, ये सारी चीजें क्या क्या उन्होंने इंटरेस्ट भर रखा है, इन सबके अनुसार उसको कैरियर का ऑप्शन देगा। ठीक है। 3 प्रकार प्रमुख मूल्यांकन के माध्यम से अपना सेल्फ रिव्यू कर सकता है। 3 तरीके के वैल्यू सिस्टम, ठीक है, 3 तरीके के टेस्ट होंगे इसके अंदर। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक इंटरेस्ट टेस्ट होगा और वैल्यू टेस्ट होगा। एआई के आधार से वो बता देगा कि आपके लिए कौन सा कैरियर पाथ सबसे अच्छा रहेगा।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा माई कैरियर एडवाइजर ऐप। माई कैरियर एडवाइजर ऐप किसकी है? एनसीईआरटी की है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की है। 3 तरीके की टेस्ट लेगी, उसके अनुसार आपके 9 से 12 तक के बच्चे प्लस टीचर्स प्लस पेरेंट्स को सबको एआई की गाइडेंस के से बता देगी आपके कैरियर के अंदर सबसे बढ़िया चीज ऑप्शन क्या हो सकता है। पंचगौरव कार्यक्रम का रिव्यू किया है। पंचगौरव कार्यक्रम किस चीज से रिलेटेड है? पंचगौरव कार्यक्रम के अंदर क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको आगे एक्सटेंड करके राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको 5 और पर डिस्ट्रिक्ट 5 चीजों से लिंक कर दिया। 5 मतलब पंच गौरव। इसके अंदर 5 चीजें कौन सी इंक्लूड है? एक तो प्रोडक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। टूरिस्ट हॉटस्पॉट है तो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। उसके अलावा क्या है? एक एक फॉरेस्ट से रिलेटेड है जो एग्री फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। और इन सब के अलावा एक स्पोर्ट्स होगा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो हर डिस्ट्रिक्ट की ये 5 चीजें जो वहाँ की सबसे स्पेशल 5 चीजें होंगी उन सबके बारे में बताया जाएगा। सरकार उनको क्या इंडिजिनस चीजों को सबको प्रमोट करेगी, उससे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बढ़ेगा। तो सरकार ने क्या किया है? प्रत्येक जिले की स्थानीय विशिष्टता और रीजनल मतलब जो स्पेशलाइजेशन और विरासत को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पंचगौरव कार्यक्रम अभिनव पहल की थी। तो इसके अंदर उद्देश्य पूछ सकता है भाई पंचगौरव का उद्देश्य क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट का क्या है? लोकल स्पेशलाइजेशन, विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पंचगौरव। तो पंचगौरव के अंदर क्या? एक उत्पाद है, एक खेल, एक वनस्पति, एक पर्यटन स्थल है और एक उपज है। ठीक है, इसके अंदर अलग 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 डिपार्टमेंट को सरकार ने कहा है कि आप इसके ऊपर काम कीजिए और सारे के सारे बताइए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री क्या कहती है? 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की जो कि बीपीएल कैटेगरी के अंदर, बीपीएल कैटेगरी के अंदर भी इसके अंदर 2 कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है? पहली कैटेगरी है जिसके अंदर क्या है? बीपीएल प्लस अंत्योदय परिवार से रिलेटेड है, या फिर नहीं, इसके अंदर 2 कैटेगरी है। एक एक के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर 31,000 रुपए मिलते हैं, एक के अंदर 21,000 रुपए मिलते हैं। 31,000 रुपए 31,000 वाली के अंदर एलिजिबल कौन है? इसके अंदर एलिजिबल हैं जो एससी, एसटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी की बीपीएल जो गर्ल्स होती हैं, 18 साल से बड़ी जो भी गर्ल्स हैं वो सब इसके अंदर एलिजिबल हैं। और उसके अलावा जो बच जाती हैं बीपीएल कैटेगरी की वो सभी की सभी गर्ल्स 21,000 रुपए के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के साथ साथ इसके अंदर एज का फैक्टर भी है जिसके अंदर 18 साल होनी चाहिए उम्र। प्लस इसके अंदर एक और नई जो एडिशन किया गया था, एडिशन ये किया गया था यदि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आपने 10th पास कर लिए है तो आपको एडिशनल 10,000 रुपए और मिलेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिए तो एडिशनल 20,000 रुपए और मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस चीज से रिलेटेड? 31,000 रुपए और 21,000 रुपए। 31,000 रुपए किस चीज? एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बीपीएल गर्ल्स। ठीक है, और उनके अलावा जो बीपीएल गर्ल्स बच गए उनको 21,000 रुपए प्लस एजुकेशन के अनुसार 10,000 और 20,000 रुपए का इंसेंटिव है। शादी के 1 साल बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट सबमिट कहाँ पे हो रही है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जेईसीसी के अंदर हो रही है। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट सबमिट 2026। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि इस साल की वर्ल्ड की एआई समिट कहाँ पे होने वाली है? दिल्ली के अंदर। और रीजनल समिट इस साल की एआई की कहाँ पे हुई है? जयपुर के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया ना, भारत की शीघ्र ही एक वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल एआई समिट 2026 कहाँ पे होगी? दुनिया की एआई समिट 2026 कहाँ पे होने वाली है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली के अंदर कब होगी? 15 से 20 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइन डे से अगले दिन से 20 फरवरी तक स्टार्ट होगी। ग्लोबल एआई समिट। ग्लोबल एआई समिट किस चीज से रिलेटेड है? दुनिया की सारे दुनिया के एआई से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। इंडिया इसका होस्ट है। इसका इस बार का लोगो रिवील हुआ है, शुभांकर है, अशोक चक्कर है। और इसके अंदर 7 सेक्टर्स के ऊपर काम करने की बात की गई है। तो ये जब सबमिट आएगी तो आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एमओयू हुआ है रीजनल एआई समिट के अंदर, एमओयू हुआ है। एमओयू मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड के अंदर किस किस के बीच में है? गूगल के बीच में, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के अंदर क्या है? ये तीनों मिलके एक ये जो गवर्नेंस के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। अब इसके अंदर थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ी थी, 15 या 20 दिन पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी आई थी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य था 2030 तक हमें 200 को ग्लोबल
कैपेबिलिटी सेंटर हमारे राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश करने हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होते हैं? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वो होते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनी के बैक एंड ऑफिस होते हैं। बैक एंड ऑफिस का मतलब है जहाँ पे जैसे यूएस के अंदर कोई बड़ी कंपनी है, यूएस के अंदर क्या है हर चीज़ में ज़्यादा चार्जेज़ हैं, लेबर चार्जेज़ ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो वो क्या है टैक्स हेवन कंट्री है जहाँ पे लेबर सस्ती है, वहाँ पे अपने बैक एंड ऑफिस खोलते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर यदि वो ऑफिस खोलेंगे तो उनको अच्छा ही चीप लेबर मिल जाएगी। अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सस्ती रेट के ऊपर कम रेगुलेशन के ऊपर मिल जाएंगे, तो सरकार चाहती है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इन चीज़ों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं, कि हमारे राजस्थान के अंदर खुले। इसके लिए सरकार के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लेके आई थी। हमारा टारगेट क्या है? ऐसे 200 हमें 2030 तक यहाँ पे राजस्थान के अंदर खोलने हैं। इनसे हमें क्या 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 100 अरब डॉलर की जो जीसीसी का दुनिया का जो टर्नओवर है उसके अंदर हमें हिस्सेदारी मिलेगी। इसके अंदर के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 3 जगह खुलने की बात है राजस्थान के अंदर। जो राजस्थान के 3 पुराने रियासतें हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, इन तीनों के अंदर खुलने की बात की गई थी। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 चल रही है। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का कहाँ चल रही है? इस बार आपको ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई है? जयपुर के अंदर। कब से कब तक? ये 4 से 6 जनवरी के बीच में हुई है, ठीक है। इसके अंदर सीतापुर एग्जीबिशन कन्वेंशन के अंदर में जेईसीसी जो है ये अपना सेंटर इसके अंदर चल रही है। इसका फायदा क्या है? स्टार्टअप्स के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर, ग्लोबल एआई से रिलेटेड जितने भी लोग आएंगे सब इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे। डिजीफेस्ट 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल एआई समिट कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ठीक है। तो हमने ये तीनों हमने पढ़ लिए। रीजनल एआई समिट राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर चल रही है। डिजी फेस्ट हमने पढ़ लिए। एक ये नया चीज है, नई चीज क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है ऊंट उत्सव है। ऊंट उत्सव पहली बात तो कहाँ पे मनाया जाएगा? बीकानेर के अंदर। कब मनाया जाएगा? 9 से 11 जनवरी। 9 से 11 जनवरी को ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? बीकानेर के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये क्यों पढ़ेंगे? ये इसलिए पढ़ेंगे कि आजकल के मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर अलग-अलग उत्सव दे देते हैं और ये बताते हैं कब से कब होगा, पहले कौन सा होगा, डेट वाइज इनको अरेंज कीजिए, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ऊंट उत्सव बीकानेर 9 से 11 जनवरी, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, नेशनल लेवल पे सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है। सड़क सुरक्षा महीना इसलिए चलाया जाता है कि ताकि रोड एक्सीडेंट के से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेथ होती है। इन रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कम करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल हम सड़क सुरक्षा महीना मनाते हैं। इस साल का सड़क सुरक्षा महीना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक तय किया गया है। अब इससे रिलेटेड पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन क्या आता है, टैगलाइन क्या है? ठीक से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन। क्या हम सीखेंगे? सीख सीखेंगे और सुरक्षा पे ध्यान देंगे, और टेक्नोलॉजी से हम चेंज लेके आएंगे। ठीक से सुरक्षा और तकनीकी से परिवर्तन, ये टैगलाइन है सड़क सुरक्षा महीना जो चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। और ये डेली अखबार के अंदर एक आता है आर्टिकल। ये क्यों आता है? ताकि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले किस चीज से रिलेटेड, रोड एक्सीडेंट कम हो, दुर्घटनाएं कम हो और जीवन की। रोड एक्सीडेंट के ऊपर सरकार इसलिए ज्यादा जोर देती है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के अंदर होने वाली डेथ क्या यूथ की होती है, जो कि अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा यंग एज के अंदर होते हैं, जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, और उसके डेथ होने के बाद में पूरी फैमिली का पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है। 7 से 12 जनवरी तक भव्य आयोजन होगा राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव। ये नया चीज आई है स्पोर्ट्स के अंदर। राजस्थान के अंदर खेल युवा एवं खेल महोत्सव 2026। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कब आयोजित होगा? ये होगा 7 जनवरी से 12 जनवरी। 7 से 12 जनवरी युवा एवं खेल महोत्सव जयपुर। उसके अलावा क्या है, जयपुर में कहाँ पे होगा? एसएमएस स्टेडियम के अंदर होगा। इसके अंदर क्या प्राइज मिलेंगे? फर्स्ट विनर को मिलेगा 50,000 रुपए, सेकंड विनर को क्या मिलेगा? 25,000 रुपए, और थर्ड विनर को मिलेंगे 10,000 रुपए, ठीक है। और इसके साथ साथ पंच गौरव को भी हम प्रमोट करेंगे। पंच गौरव योजना, एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक खेल और एक पर्यटन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खेल युवा एंड खेल महोत्सव स्पोर्ट्स के अंदर राजस्थान के अंदर जो जनवरी के अंदर इवेंट है वो जयपुर के अंदर होने वाला है। अब क्या है, आजकल के डिस्कॉम के अंदर क्या पिछले साल से टारगेट दे रखे थे डिस्कॉम के अंदर, अलग अलग डिस्कॉम्स को, कि आपको जितने भी डिफेक्टिव मीटर्स हैं उन सबको चेंज करना है, ताकि लोगों के बिल जो आए उनकी एक्चुअल रीडिंग के बेस पे आए, ना कि डिफेक्टिव मीटर के अंदर किसी की कम रीडिंग आती है, किसी की कम ज्यादा आती है, किसी को 10,000 रुपए बिल दे देते हैं।
10 मिनट 10 यूनिट भी यूज नहीं किए। तो ऐसे डिफेक्टिव मीटर्स को सबसे तेजी से रिप्लेस करने वाला डिस्कॉम कौन सा है? जेवीवीएनएल, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम कौन सा है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? हमारे इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड है कि ऑस्कर के अंदर इस साल इंडिया की कौन सी मूवी गई है? ऑस्कर के अंदर इस साल की जो मूवी गई है उसका नाम है होम बाउंड। होम बाउंड किस चीज से रिलेटेड है? होम बाउंड उस चीज से रिलेटेड जब कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे जो वर्कर्स थे उनकी हालत क्या थी, उस चीज के बारे में पूरा बताया गया। वो घर पे कैसे गए, पैदल चल के कैसे गए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई। तो होम बाउंड मूवी है। होम बाउंड मूवी किस चीज से रिलेटेड है? ये इस बार के क्यों सुर्खियों में इसलिए है कि ऑस्कर के अंदर इसको भेजा गया है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है बॉलीवुड से। ये तीन पर्सनैलिटीज हैं। तीन पर्सनैलिटीज के अंदर दो को हर कोई जानता है, तीसरी वो नहीं जानता है। उस क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। इस साल के जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया की के वुमेन्स टीम हो, चाहे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो, चाहे मेंस टीम हो, तीनों ने अपने अपने लेवल पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो इस टीम का कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। लेकिन जो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन का नाम किसी को याद नहीं रहता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन है दीपिका टिसी, ठीक है। और वो मेंस टीम की आपको जानते ही हो, रोहित शर्मा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। आपको याद रखना है इस बार क्या है इसके? ठीक से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक सीख के सुरक्षा पे ध्यान दें और टेक्नोलॉजी से अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लेके आए। ये किस चीज से रिलेटेड न्यूज है? ये चीजें न्यूज रिलेटेड है नाटो से। नाटो से रिलेटेड न्यूज क्यों आई है खबर के अंदर? नाटो से रिलेटेड इसलिए न्यूज आई कि वेनेजुएला के बाद में ट्रंप ने कहा है हम ग्रीनलैंड को भी लेंगे। ग्रीनलैंड को लेने का मतलब है डेनमार्क। और डेनमार्क किसका सदस्य है? डेनमार्क सदस्य है नाटो का, ठीक है। तो डेनमार्क ने कहा है कि हमारे ये सॉवरेन राइट है इसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर। अब बात आती है नाटो क्या है। नाटो क्या 32 देशों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूएस था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने मिलकर क्या है, रशिया को कंटेन करने के लिए, रशिया का वेस्ट की तरफ, रशिया यूरोप की तरफ आगे नहीं बढ़े, तो रशिया को रोकने के लिए 32 कंट्रियों का एक समूह बनाया था, उसको कहते हैं नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है। तो अभी क्या है इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है नाटो के अंदर के, एक तरफ से रशिया अटैक कर रहा है यूरोप के ऊपर, यूक्रेन प्लस आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश है, प्लस इधर से यूएस भी इसके ऊपर। तो ये खतरा बन गया है नाटो के लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो नाटो की दिक्कत ये है। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 32 मेंबर कंट्री हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक नया वीजा पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको पीआईबी के अंदर भी आया था। तो इस वीजा का नाम है EB4। EB4 वीजा किस चीज से रिलेटेड है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। EB4 वीजा हमने चाइना के लिए एक अलग से स्पेशल वीजा स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर EB4 वीजा हम देंगे चाइनीज पर्सनल को। चाइना के लोग जो यहाँ पे आएंगे स्किल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो उन सबको हम ये वीजा देंगे, जो कि उनको वीजा ऑन अराइवल होगा। चीनी बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए होगा ये 45 से 50 6 महीने तक इसके अंदर वो ठहरने की सुविधा मिलेगी। अगला क्या है? नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी कॉमनवेल्थ। अब ये क्या है? ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस साल के लिए। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज का समूह है, जो राष्ट्रमंडल देशों का समूह है, उनके जहां पे भी डेमोक्रेसी है, उन सब डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन कहलाते हैं। हर 2 साल के अंदर कोई ना कोई कंट्री में मिलते हैं। तो इस साल जो कॉमनवेल्थ के पार्लियामेंटेरियन है वो सारे के सारे न्यू दिल्ली आएंगे। कौन सी डेट के अंदर? वो आएंगे 14 से 16 जनवरी। 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधि आएंगे। यहाँ पे वो डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, किस चीज से रिलेटेड? डेमोक्रेसी को कैसे आगे और बढ़ाया जा सके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल का कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कहाँ पे आयोजित होगी इस साल? क्या कॉन्फ्रेंस किसकी? स्पीकर जो कि स्पीकर्स होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉमनवेल्थ के
हर 2 साल के अंदर होती है। इस बार कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। लास्ट वाली कहाँ पे हुई थी? कंपाला युगांडा के अंदर हुई थी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अगले 2 दिन 14 से 16 के बाद में जो वो 17-18 को क्या जयपुर के अंदर आएंगे, जयपुर के अंदर हमारे राजस्थान की विधानसभा की विजिट करेंगे। तो इस साल के ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। इससे पिछली बार कब हुई थी कॉमनवेल्थ गेमों के? राष्ट्र पार्लियामेंट्रियन की सबमिट हुई थी 2010 के अंदर, जब उन्होंने विजिट किया था। विधानसभा की समिति ने तीनों विधायकों में बयान दर्ज किया। इसके अंदर आपसे राजस्थान पॉलिटी के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जो ये समिति एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी के हेड कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सदाचार सभापति। सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन है? इस टाइम पे सभापति कौन है? कैलाश शर्मा है। 3 विधायक कौन से हैं जिनको एमएलए लेड फंक्शन फंड के रिलेटेड इनको जो इनकी स्क्रूटनी चल रही है? तो ये खींवसर से विधायक है रेवतराम डांगा, हिंडौन से विधायक है अनीता जाटव, और बयाना से निर्दलीय विधायक है रितु बनावत। तो बयाना रितु बनावत, हिंडौन से अनीता जाटव और रेवतराम डांगा खींवसर से, इनके ऊपर क्या है जो इंक्वायरी चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कैलाश वर्मा। ये राजस्थान पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने देख लिया 1 तारीख से 7 तारीख की सारी सूजस देख ली है, प्लस राजस्थान आज का दैनिक भास्कर देख लिया। अब हम कल मिलेंगे कल के न्यूज़पेपर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।